नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। राजनीति के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति जो न कराए वो कम है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इस नाम से कांग्रेस अब एक आंदोलन करने जा रही है। जबकि जिसने थोड़ी भी इतिहास पढ़ी है उसे अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस ने किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को एक नहीं बल्कि दो बार चुनाव हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, जबकि इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू अपने प्रधानमंत्री रहते खुद को भारत रत्न देते रहे। ऐसी उपेक्षा के बावजूद अब जब कांग्रेस कुछ नए कार्यक्रम करने जा रही है तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी कहां पीछे रहने वाली है। संविधान गौरव अभियान के नाम से पूरे देश भर में कुछ बड़े कार्यक्रम करवाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से आने वाली 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। इसलिए तो हमने शुरुआत में कहा राजनीति जो न कराए वो कम है। 9 जनवरी की सुबह 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ मुख्यालय यानी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई। इसे कोर कमेटी की बैठक बताया गया। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सभी साथी के अलावा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष किरण सिंहदेव और कोर कमेटी के सदस्य मौजूद थे, जिससे तय होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की दशा दिशा और विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार का स्वरूप क्या हो सकता है। अंदर खाने की जो बातें कोर कमेटी में तय की गई वो हम तक चल कर आई है। इस बैठक के बाद इसी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 2 और बैठकें हुई, जिसमें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर वर्कशॉप आयोजित किया गया और शाम होते होते तक एक और बड़ा वर्कशॉप हुआ, जिसमें तय किया गया कि आने वाली 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, जिसमें 50 से ज्यादा गोष्ठियां पूरे छत्तीसगढ़ में होगी। सीधे तौर पर स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं से इस कार्यक्रम को जोड़ा जा रहा है और समझाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर और संविधान की उपेक्षा की और भारतीय जनता पार्टी उनसे एक कदम आगे बढ़कर बाबा साहब अंबेडकर के 5 तीर्थ स्थल बनाए। ऐसी तमाम सारी बातें उन गोष्ठियों में शामिल की जाएगी। जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो 3 जनवरी से 26 जनवरी तक होना था, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इस कार्यक्रम की वैसी तैयारी कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रही है। इस बीच कांग्रेस की ओर से इस अभियान की घोषणा के बाद आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के सर्वेसर्वा और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा के बाद से विदेश यात्रा में हैं। करीब 2 सप्ताह हो गए। वो कहां हैं, किस तरह के प्रवास में हैं, ऐसे गुप्त प्रवास के क्या मायने रखते हैं। लगातार उनके ऐसे सीक्रेट फॉरेन टूर पर उंगलियां उठने के बावजूद राहुल गांधी की इस यात्रा के बारे में कोई जिम्मेदार नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा चलन नहीं है कि गांधी परिवार की आंतरिक जानकारी कोई साझा कर सके। वैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस के ऐसे कार्यक्रम काफी कारगर साबित हो सकते थे, जहां बहुजन समाज पार्टी को 5-6% वोट मिलते रहे। ये वोट कहीं ना कहीं खसक कर अब जब कांग्रेस के पास आ चुके हैं, जांजगीर चांपा का वो इलाका जहां से बहुजन समाज पार्टी को लगातार वोट मिलते रहे, यहाँ की लोकसभा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 के 7 में फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन जिस तरह से ढीला रवैया कांग्रेस संगठन का छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आक्रामक और पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। छत्तीसगढ़ भाजपा को आने वाले 3-4 दिनों में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आने वाली 12 जनवरी तक संगठन में नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम वैसे तो पहले ही तय हो गया है। इंतजार श्री पार्टी महासचिव तावड़े की हरी झंडी का है। इस औपचारिकता से पहले हर हाल में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 2 जिले कवर्धा और राजनांदगांव के जिला अध्यक्षों का चुनाव हर हाल में कर लेना चाहेगी। इसके अलावा जो 479 मंडल है उसमें करीब 425 मंडल के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। अभी भी करीब 50 से 60 मंडल अध्यक्ष के चुनाव बाकी हैं। इन खाली पदों पे जल्दी नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद कभी भी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और 15 जनवरी तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। जिन नए चेहरों को लेने की बात हो रही है उसके अलावा 3-4 बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय, जिसमें शिक्षा, वित्त और आबकारी मंत्रालय को लेकर खासी चर्चा अंदर खाने हुई। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कोर कमेटी में कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई, जिसका सीधा और साफ असर
असर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल सकता है। इस कोर कमेटी की बैठक से पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पंचायत और नगरीय निकाय की घोषणा एक साथ होगी, जबकि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी आने वाले चुनाव को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। और जब एक साथ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो लगभग 35 दिन के अंदर मुझे लगता है चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम तो राज्य निर्वाचन आयोग घोषित करेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की घोषणा एक साथ होगी, मतदान चरणों पर होगा, लेकिन इसे हम कह सकेंगे कि एक साथ चुनाव हम करा रहे हैं। चुनाव समय पर ही होंगे और दोनों चुनाव शीघ्र ही सरकार की कराने की मंशा है। और ये लगातार आप देख रहे होंगे कि अभी कल नगरीय निकाय हुआ, फिर आज पंचायतों का है, फिर इसके जस्ट बाद है 15 तारीख तक मतदाता सूची का प्रकाशन भी होना है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी इस ओर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि दोनों चुनाव एक साथ होंगे, उसका परिणाम होंगे, वरना 5 वर्षों तक तो चुनाव में ही निकल जाता है। विष्णुदेव साय के नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर जिम्मेदार नेता कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पत्रकारों से कुछ बोलने से बचते रहे। तारीखों की ठीक जानकारी नहीं देने के बावजूद संकेतों में कुछ समझाने की कोशिश करते रहे। मीडिया से इशारों में आग्रह करते रहे कि ऑन कैमरा वो कुछ खास बातें नहीं बताएंगे, लेकिन इशारों में और बंद कैमरे जो जानकारी दी गई उसके अनुसार बहुत जल्द ही कुछ चौंकाने वाले चेहरे सामने आएंगे, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव जैसे चौंकाने वाले वो नाम सामने आएंगे जिनकी ज्यादा पहले चर्चा नहीं हो रही थी। किरण सिंह देव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे दौड़ में अजय चंद्राकर भी शामिल हैं। क्षेत्रीय और जातीय आधार पर किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, कई तरह के तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दावे प्रतिदावे अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने मुस्लिम चेहरे डॉक्टर सलीम राज को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर अपने इरादे साफ कर दिए। डॉक्टर सलीम राज मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते उन्होंने मस्जिदों में किस तरह की तकरीर दी जाएगी इसे लेकर गाइडलाइन जारी की, जिस पर कांग्रेस और कुछ कट्टरपंथी नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। दरअसल डॉक्टर सलीम राज का यह मानना था कि मस्जिदों में दी जाने वाली तकरीर यदि मजहबी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे अलग राजनीतिक और उत्तेजक भाषा में जो बातें की जाती है उससे समाज का माहौल खराब होता है। इसे लेकर सलीम राज ने अपनी पार्टी के इरादे साफ कर दिए। अब सलीम राज को इसका इनाम भी मिल गया है, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से बाकायदा इसकी आधिकारिक सूचना भी सामने आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार बने 1 साल हो गए हैं, लेकिन निगम मंडल और आयोगों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है और 2 मंत्रियों के पद रिक्त होने के अलावा संसदीय सचिव भी नहीं बनाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को इंतजार करवाया गया। अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव सर पर हैं और इस बीच भाजपा ने 2 सप्ताह तक संविधान गौरव अभियान की एक बड़ी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम को बड़ा स्वरूप देने की तैयारी करने के साथ साथ भाजपा का जो बदला हुआ स्वरूप नजर आया है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है परफॉर्मेंस को लेकर केंद्र ने जिस तरह से निर्देश जारी किए हैं और कुछ जिम्मेदारों के कामों को लेकर नाराजगी प्रकट की गई है, उसके बाद ऐसी कसावट देखने को मिल रही है। बदले हुए हालात में पुरानी भूपेश बघेल सरकार के कर्मों का हिसाब भी लिया जा रहा है। बहुचर्चित शराब घोटाला, जिसमें दावा किया गया कि 2161 करोड़ का घोषित घोटाला किया गया है। इस घोटाले के मास्टरमाइंड बताया जा रहा है AAA यानी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के बाद अब बारी मंत्री रहे उस समय के शराब मंत्री आबकारी मंत्री कवासी लखमा की है, जिसे ईडी ने पिछले 3 जनवरी को पूछताछ की थी। उनके लड़के हरीश लखमा को भी बुलाकर जिस तरह से पूछताछ की और उसके बाद एक बार फिर सिकंजे में है कवासी लखमा। ईडी ने दोबारा उन्हें बुलाया है नए सबूतों के साथ, कड़ाई से जो पूछताछ की जा रही है और जिस तरह से कवासी लखमा गोल गोल बातों को घुमाने की कोशिश करते रहे। 26 साल से विधायक हैं, लेकिन बता रहे थे कि वो तो
अनपढ़ हैं, काफ़ी भोले हैं, इनोसेंट हैं, उन्हें तो कुछ नहीं पता। त्रिपाठी ने जो उनसे साइन करवा दिया उन्होंने किया। 50 लाख महीने वाली बातों के जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, जो डिजिटल डिवाइस सामने आई है, उसके बावजूद कवासी लखमा कह रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। यही भाषा है जो भूपेश बघेल भी कहा करते थे कि उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। लेकिन कवासी लखमा के लिए अब बचने के रास्ते कम हो गए हैं। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसी गिरफ्तारियों की ठोस वजह है। ऐसी ही ठोस वजह समझाने के लिए उन्हें दोबारा ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया है। अनपढ़ कवासी लखमा तैयारी के साथ वहां गए हैं। मीडिया से कुछ बोलने से बचते रहे। आप सोचिए, कोई व्यक्ति 26 साल से विधायक हो, उसे बड़े से बड़े विश्वविद्यालय की डिग्री की क्या जरूरत। उसने इन 26 सालों में जो सीखा होगा, जो दांव पे जजमाए होंगे, वो तो अच्छी तरह महारत हो गया होगा। बावजूद इसके कवासी लखमा तो बेहद भोले थे। जो 2161 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से अकेले शराब में लूटे गए। ये शराब घोटाला कैसे किया जाता था, 3 चरणों में ए, बी और सी जो कैटेगरी बनाई गई, उसे भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि किस तरह से लूटमार चलती रही। 2019 से 2020 के बीच चल रहे शराब घोटाले में ईडी के मुताबिक भाग ए कमीशन का था, जिसमें CSMCL यानी शराब की खरीदी और बिक्री करने के लिए राज्य निकाय द्वारा उनसे खरीदी गई शराब की प्रति केस के लिए शराब निर्माता यानी डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी। इसी तरह भाग बी में कच्ची शराब की बिक्री में बेहिसाब कच्ची ऑफ द बुक यानी देसी शराब की कितनी बिक्री हुई इसका हिसाब होता था। इस मामले में सरकारी खजाने में एक भी रुपए नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी रकम सिंडिकेट ने हड़प ली। अवैध शराब दुकान कहीं और नहीं बल्कि सरकारी दुकानों में ही बेची जाती रही। इसके बाद पार्ट सी कमीशन से जुड़ा है, जिसमें शराब बनाने वालों से कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी दिलाने के लिए रिश्वत ली जाती थी। FL10A लाइसेंस धारकों से कमीशन ली गई, जिन्हें विदेशी शराब के क्षेत्र में कमाई के लिए लाया गया था। मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने जून से FL10 लाइसेंस की व्यवस्था खत्म कर दी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब सरकार बनी थी तो तुरंत FL10 समाप्त नहीं किया गया। शराब माफियाओं की गिद्ध निगाह लगी हुई थी। इसी से जुड़े हुए कुछ लोगों ने आनन फानन में अपना FL10 लाइसेंस बनवा लिया, जिनके सीधे संबंध भाजपा के बड़े नेताओं से थे। लेकिन जैसे ही पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस बारे में जानकारी मिली तो फौरन FL10 के लाइसेंस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी शराब से जुड़े कुछ गलत काम हो रहे हैं। वो मामला ओवर रेटिंग से जुड़ा है। इस बारे में हमारे पास ढेर सारी जानकारी है। जो शराब निर्माता राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस ब्रांड की शराब को सस्ते रेट में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अभी भी वो शराब महंगी बिक रही है। शराब पीने वाले कभी भी शराब की कीमत को लेकर सड़कों में निकलकर आंदोलन नहीं करते, लेकिन शराब निर्माता इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। कोई मामूली ओवर रेटिंग नहीं है, बल्कि ये मामला हजारों करोड़ से जुड़ा हुआ है। हमारे पास जो जानकारी है उसे हम आने वाले वीडियो में साझा करेंगे, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कुछ शराब माफिया अभी भी बेहद सक्रिय है। इन पर नकेल लगाना बहुत जरूरी है। शराब लॉबी की ये लोग, सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो या पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार हो, उसमें वो रास्ता निकाल लेते हैं। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में जिस तरह से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के ऊपर सीधे तौर पर एक के ऊपर एक घोटाले के आरोप लगते रहे, वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति मौजूदा समय में इसलिए भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि सवाल छवि का है, इमेज का है। आने वाले समय में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हैं और कांग्रेस की मौजूदा तैयारी छत्तीसगढ़ में काफी बिखरी सी नजर आ रही है। राहुल गांधी के सबसे विश्वसनीय प्रतिनिधि भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव जिन कारणों से जेल में हैं, उन कारणों को आने वाले चुनाव में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस के विधायक किस तरह से लोगों में विद्वेष फैलाने और SP कलेक्टर कार्यालय में आगजनी के गंभीर मामले के आरोपी हैं। राहुल गांधी के बेहद करीबी देवेंद्र यादव को जेल में रहते पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इससे भी दो बातें साफ तौर पर जाहिर होती है। एक तो देवेंद्र यादव राहुल गांधी के बेहद खासम खास है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये जाहिर करने की कोशिश करेगी कि ऐसे गलत लोगों को कांग्रेस में
प्रश्रय मिलता है। वैसे देवेंद्र यादव के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते साल 7 जुलाई को भिलाई से उनके भाजपा के प्रतिद्वंदी और भाजपा के सीनियर नेता पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने जो याचिका लगाई थी उसे मंजूर कर लिया गया। उस याचिका में प्रेम प्रकाश पांडे की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं किया गया। देवेंद्र यादव ने चुनाव लड़ने के लिए जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया उसमें अपने आपराधिक रिकॉर्ड और आय की जानकारी को गलत कर बताया गया है। वर्ष 18-19 में उन्होंने अपनी आय महज 2 लाख बताई थी, जबकि कुछ आपराधिक रिकॉर्ड को उन्होंने छुपा दिया था। हाईकोर्ट से यह याचिका मंजूर होने के बाद बड़ौदा बाजार हिंसा केस में जेल में बंद भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने बार-बार समय देने के बावजूद चुनावी याचिका को कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्हें जवाब देने के लिए अब आखिरी मौका मिला है। याचिकाकर्ता प्रेम प्रकाश पांडे के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी है। विधायक के वकील ने 8 बार जेल में उनसे मुलाकात की। वकील के अलावा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से वो मुलाकात करते रहे, विमर्श करते रहे, लेकिन उनके पास चुनावी याचिका का जवाब देने के लिए समय नहीं है। यहां से देवेंद्र यादव के लिए मुसीबतें और ज्यादा बड़ी हो सकती है। उनका निर्वाचन शून्य किया जा सकता है। जिस तरह से दलीलें प्रस्तुत की जा रही है उससे जाहिर होता है कि हमारे नेता शपथ पत्र में जो बातें लिखते हैं अक्सर वो सही नहीं होती। जनता के सामने हमारे नेता और राजनीतिक दल खुद को जो जनता का हितैषी बताते हैं, लोक सेवक बताते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका आचरण और व्यवहार कैसा होता है ये जनता अच्छी तरह से समझती है। 5 सालों के लिए जो उन्हें पट्टा मिलता है वहां उनका घमंड और बदला हुआ व्यवहार जनता से लगातार उपेक्षा, जन आक्रोश का कारण बनता है। इसलिए हमारा मानना है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जिन्हें समाज और देश की चिंता होती है वो ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।